नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा अग्रवाल स्वागत करती हूं आपके इस खास कार्यक्रम नई चुनौतियों में। इस कार्यक्रम में हम आपको हर हफ्ते एक नई शख्सियत और एक नए एक्सपर्ट से मिलवाते हैं जो ना सिर्फ उस क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों से हमें अवगत कराते हैं, बल्कि उन चुनौतियों को दूर करने के लिए उस क्षेत्र में आने वाली संभावनाओं को भी बताते हैं। डर मुझे भी लगता है फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। इस उक्ति को जिन्होंने सिद्ध किया है और जो आज एक सफलता के पायदान पर काबिज हैं, अपनी सफलता और अनुभव को युवाओं से शेयर करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजस्थान के एक फेमस बिजनेसमैन और ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर रजत अग्रवाल जी। रजत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आप सबसे रूबरू होने के लिए, और थैंक यू वेरी मच। रजत जी से सवालों का सिलसिला शुरू करें। आइए इससे पहले जानते हैं इनके जीवन सफर के बारे में एक छोटी सी क्लिप के माध्यम से। 9 अगस्त 1967 को जयपुर में जन्मे रजत अग्रवाल जी ने BE इन मैकेनिकल जयपुर के MNIT कॉलेज से की और इसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से OPM का कोर्स भी किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद रजत जी ने एग्रीकल्चर और कैटल फार्मिंग का व्यवसाय शुरू किया। इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के बाद उन्होंने कुछ समय L&T के लिए काम भी किया। सन 1992 में उन्होंने स्वयं की कंपनी स्टार्ट की और उसका नाम रखा ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। देखते ही देखते सन 2011 में कंपनी BSE के 500 इंडेक्स में शामिल हो गई और एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बन गई। वर्तमान में रजत अग्रवाल जी ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड के MD हैं। उन्होंने इस कंपनी को भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपनी कड़ी मेहनत और लगन से फैलाया है और आज भारत के साथ साथ पूरे विश्व में 15 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। रजत अग्रवाल जी को समय समय पर कई अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें मुख्य रूप से दिसंबर 2014 और मई 2016 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्यात श्री अवार्ड, 2010 में MSME नेशनल अवार्ड, उद्योग भारती अवार्ड, निर्यात शिरोमणि अवार्ड, राष्ट्रीय विकास रत्न अवार्ड शामिल हैं। रजत अग्रवाल जी कई संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। वे CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पद पर रह चुके हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर रजत अग्रवाल जी से, जो बताएंगे युवाओं को मेटल इंडस्ट्री में बढ़ते अवसर और सक्सेस टिप्स के बारे में। रजत जी, आज आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और देश और विदेश में दोनों में ही आपका बिजनेस फैला हुआ है। जो आपका यहाँ तक का सफ़र है, ये कैसे शुरू हुआ? पूजा जी, मैं बहुत ही एक साधारण परिवार से, जहाँ मेरे फादर डॉक्टर हैं, स्पेशलाइज्ड जनरल मेडिसिन में उन्होंने किया है और गवर्नमेंट में उनकी जॉब थी जो ट्रांसफरेबल जॉब थी। तो मेरा स्कूलिंग लगभग पूरे राजस्थान से हुआ और गंगानगर से लेके बांसवाड़ा तक मेजरली मैं 10-12 डिस्ट्रिक्ट्स में मेरी नॉर्मल हिंदी मीडियम में एक सरकारी स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई। मदर मेरी अगेन स्कॉलर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, LLB इंग्लिश लिटरेचर, बट वो अपना कैरियर परस्यू नहीं कर पाई पापा के ट्रांसफरेबल जॉब की वजह से। तो यहाँ स्कूलिंग हुई, फिर मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और फाइनली मैंने तब रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे, तो MNIT मालविया रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल में मैंने पास आउट किया और यहाँ तक मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड रहा। इंजीनियरिंग कॉलेज के दौरान ही मैं बड़ा पैशनेट था एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और बहुत ही क्लैरिटी थी मेरे दिमाग में, जबकि मेरे सारे अदर कोलीग्स गवर्नमेंट के जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। IAS और IES कई जगह पूरे ग्रुप्स बने हुए थे, जबकि मैं बहुत क्लियर था कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। मेरा प्रैक्टिकली हर वीकेंड रीको की लाइब्रेरी में जाता था, वहाँ मैंने कुछ कॉन्टैक्ट्स डेवलप कर लिए थे और वो देवर काइंड एनफ, वो मेरे को महीने में 1-2 छोटी इंडस्ट्रीज़ विज़िट करा देते थे फ़ोन करके कि हमारे एक इंजीनियर जो पढ़ रहे हैं वो आना देखना चाह रहे हैं उस इंडस्ट्री को। तो ये सफ़र मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ। जब मैं 3rd ईयर में था तब
गर्मी की छुट्टियों में पापा मम्मी को मैंने एक्स्ट्रा पुश करके 1 लाख रुपए सैंक्शन कराया और उस 1 लाख रुपए से एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदी गई जो कि करीब 20 एकड़ लैंड जयपुर के आउटस्कर्ट में डिग्गी मालपुरा रोड पे हमने उस समय खरीदी, क्योंकि मैं उस समय एग्रीकल्चर को परस्यू करना चाह रहा था। और अब मेरा फोकस वहाँ से शिफ्ट हुआ उस एग्रीकल्चर फार्म पे। तो मैं हर महीने लगभग पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली जाता था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में उनसे डिस्कस करता था, बीज भी बाहर से लेके आता था और वहाँ पे हम लोग कैश क्रॉप्स करने लगे। कुछ लेबरर्स के थ्रू मैंने उनको काफ़ी गाइड किया और वहाँ से मेरा एक पैशन फॉलो हुआ। पहला एंटरप्रेन्योरशिप का पड़ाव एग्रीकल्चर के थ्रू, जबकि इवन मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। और फिर मैंने नेक्स्ट उसी को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में ऐड किया, कैटल डेयरी फार्मिंग मैंने उसमें ऐड की। यूको बैंक ने मुझे 1,30,000 रुपये लोन दिया, वो आज भी मुझे याद है, और 10 हॉलिस्टन गाय से मैंने कैटल फार्मिंग स्टार्ट की। तो फाइनल ईयर के टाइम पे एक लार्सन एंड ट्यूब्रो में वैकेंसी थी, जो कि उनको एक एंटरप्रेन्योर चाहिए था जो कि उनके यूटैक्टिक डिवीज़न के एडवांस टेक्नोलॉजी सेल को, सेल्स और मार्केटिंग को राजस्थान में एग्जीक्यूट कर सके। तो यहाँ L&T का 2 साल का सफ़र शुरू में एंटरप्रेन्योर जर्नी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क था, जहाँ पे कि सीखने का बहुत कुछ मुझे मिला। तो मेरी बिज़नेस की जर्नी कॉलेज टाइम से स्टार्ट हुई और जो एग्रीकल्चर से कैटल डेयरी फार्म और फिर लार्सन एंड ट्यूब्रो, जहाँ मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को पहली बार एक्सपोज किया अपने आप को। तो पूजा जी, टोटल जर्नी यहाँ से मेरी टोटल स्टार्ट हुई। आज के टाइम में हर कोई प्रोडक्शन की बात करता है, मगर आपने रिसाइकलिंग के बिज़नेस को अपने उसमें आपने अपना इंटरेस्ट दिखाया। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने रिसाइकलिंग के फील्ड में कैसे एंट्री ली और इसका आइडिया या इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? पूजा जी, जैसे मैंने बताया, L&T की मैं जर्नी को परस्यू कर रहा था और दोनों साल हमने प्रेसिडेंट अवार्ड लिए, बहुत अच्छी ग्रोथ ली। बट जैसे हर एंटरप्रेन्योर का एक सपना बहुत बड़ा बनने का होता है, उसी समय एक कैटलिस्ट की तरह काम किया L&T के एक डिसीजन ने, जिन्होंने कि राजस्थान की टेरिटरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उदयपुर में एक नए स्टॉकिस्ट उन्होंने बना दिए और यहाँ मैं कल्पना में, उड़ान में था, मैं खुद L&T बनना चाह रहा था। सो आई टुक ए बैक। मिड 90s में लगातार प्रैक्टिकली हर वीक जो बिज़नेस मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में रिसाइकलिंग एक बहुत बढ़िया बज़वर्ड था और बहुत कुछ हो रहा था रिसाइकलिंग में। इंडिया में बहुत प्रिमिटिव स्टेज में रिसाइकलिंग थी उस समय। तो मुझे लगा यहाँ मैं अपने इस पैशन को, मैन्युफैक्चरिंग को परस्यू कर सकता हूँ, तो मुझे रिसाइकलिंग में एंटर होना चाहिए। और ये L&T का मार्केटिंग यूटैक्टिक इज़ ऑल ओवर। यहाँ पे एक साइज़ में ज़्यादा बड़ा ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि टेरिटरी L&T डिसाइड करती है, मार्केट बड़ा लिमिटेड है। रिसाइकलिंग मेरे को बहुत पैशनेटली फील हुआ कि मुझे रिसाइकलिंग में जाना चाहिए। और पहली उस जो कैटल डेयरी फार्म चल रहा था, वहाँ वो 10 हॉलिस्टन गाय बढ़ते बढ़ती अब 32 हो चुकी थी उस समय तक। तो उसको मैंने कॉल लिया, उसको बेचा, क्योंकि मेरे पास पूंजी बहुत लिमिटेड थी, और वो बेच के बैंक से लोन लेके उसको पहला 4000 स्क्वायर मीटर मैंने इंडस्ट्रियल लैंड कन्वर्ट कराया उसी पूरे प्रेमाइसेस में से। और एक लेड रिसाइकलिंग की बहुत छोटी यूनिट, बेसिक यूनिट, उस समय ब्लास्ट फर्नेस लगी थी, वो लगाई। घर में पापा का जो एक ऑफिस गैरेज पोर्शन का जो हमने L&T में कर रखा था, वही हमारा ऑफिस आगे कैरी किया। और यहाँ से मैंने रिसाइकलिंग, पहली कार बैटरीज की रिसाइकलिंग स्टार्ट की कैरियर में और स्लोली उसको बिल्टअप किया। तो आपने बेसिकली 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसाइकलिंग का प्रोसेस शुरू किया और फिर इवेंचुअली उसको ज़ीरो डाउन करके आपने लेड पे फोकस करके और ब्लास्ट फर्नेस लगाया और करा। आज की डेट में आप किन किन मेटल्स में रिसाइकिल कर रहे हैं और ये रिसाइकलिंग जो प्रोसेस है ये किस तरह से काम करता है? सो पूजा जी, स्टार्ट मैंने लेड से किया, जो कि काफ़ी प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी थी उस ज़माने में। स्लोली वो बिल्टअप हुई रोटरी क्लिन में, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टेक्नोलॉजी है और उस समय इंडिया में बहुत नहीं थी, बहुत पीछे थे हम लोग। तो लेड पहला स्टार्ट हुआ, जहां हम लोग स्मेल्टिंग करते हैं। उसके बाद क्रूड लेड को रिफाइनरी में पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस के थ्रू 99.984%
प्योरिटी अटेंड करते हैं और एक बिलेट्स कास्ट करते हैं जो हमारा पहला फिनिश प्रोडक्ट होता है। सेकंड हम उसको हम लेड के केमिकल्स बनाते हैं, लिथार्ज, रेड लेड और लेड सब ऑक्साइड, ये भी हमारे फिनिश प्रोडक्ट, डिफरेंट यूसेज हैं। हम लेड की शीट बनाते हैं, लेड के शॉट्स बनाते हैं और लेड के पाउडर बनाते हैं जिनके डिफरेंट यूसेज हैं। सो लेड में हम वाइड स्पेक्ट्रम करते हैं। एल्यूमिनियम, यहाँ पे स्पेसिफिक एलॉयज़ बनाए जाते हैं स्क्रैप का सेगमेंटेशन के बाद, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सब काम आते हैं, कार के इंजन ब्लॉक्स, पिस्टन रिंग्स, व्हील्स वगैरह वगैरह। हम लोग प्लास्टिक रिसाइकलिंग करते हैं, पीईटी, जो कि कोक और सोडा बॉटल्स, पानी की बॉटल्स होती हैं, इनके हम वॉश्ड फ्लेक्स बनाते हैं ऑफ स्पेसिफिक साइज़, जो कि रॉ मटेरियल है नायलॉन की जितनी भी टी शर्ट्स बनती हैं तो यार्न का वो वहाँ जाता है। हम लोग पॉलीप्रोपिलीन भी रिसाइकल कर रहे हैं, जो कि कंपाउंड्स और ग्रेन्यूल्स बन रहे हैं, जो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट कार के बाहर के बम्पर्स, बोनट्स, वो सब में काम में आता है। तो अभी हम लेड, एल्यूमिनियम, पीईटी एंड पॉलीप्रोपिलीन, ये 4 प्रोडक्ट रिसाइकल कर रहे हैं फ़िलहाल, और कंपनी का आगे 2 और प्रोडक्ट्स में रिसाइकलिंग स्टार्ट करने का इमीडिएट प्लान है, या तो इस साल या नेक्स्ट ईयर तक काम प्रोडक्शन में आ जाएंगे हम लोग। पेपर रिसाइकलिंग और प्लास्टिक के HD, LD अदर प्रोडक्ट्स रिसाइकल करने के। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ऑलरेडी 4 प्रोडक्ट्स में तो रिसाइकलिंग कर रहे हैं एंड 2 में और सोच रहे हैं। इसका सारा रॉ मटेरियल आप बाहर से लाते हैं या यहीं से हमारे देश से उपलब्ध होता है? इसमें पूजा जी डिफरेंट जोग्राफीज़ पे डिफरेंट मार्केट डायनेमिक्स काम करती हैं। लाइक इंडिया में अभी हमारे 5 प्लांट हैं। एक कठुआ में है जो जम्मू कश्मीर में है, दूसरा सबसे पहला पुराना जयपुर में था, एक गांधीधाम है जो कि पोर्ट है गुजरात का, जहाँ से कि कांडला और मुंद्रा पोर्ट का एक्सेस है, वहाँ से हम सारा हमारा एक्सपोर्ट वहाँ से हैंडल करते हैं। चित्तूर में एक प्लांट है जहाँ पे कि साउथ पूरा वहाँ से कंट्रोल करते हैं, और एक जम्मू में प्लांट है नॉर्थ में। तो ये 5 प्लांट रिसाइकल करते हैं। यहाँ पे 2 प्लांटों में ही खाली इंपोर्ट का मटेरियल आता है, बाकी डोमेस्टिकली सारा कलेक्ट करते हैं। ओवरसीज़ जो हमारे प्लांट हैं, श्रीलंका सारा लोकल, अफ्रीका में 3 प्लांट हैं, मोज़ाम्बिक, घाना और सेनेगल, वहाँ पे भी लोकल, प्लस वहाँ अफ्रीका के अदर कंट्रीज से भी हमारे कलेक्शन यार्ड्स हैं, वो मदर प्लांट को फीड करते हैं। सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में जो हमारे प्लांट हैं, निकारागुआ और जमाइका, वहाँ पे लोकल प्लस निश्चित रूप से पास की कंट्री से इंपोर्ट भी होता है। स्क्रैप बिजनेस ज़्यादातर लॉजिस्टिक ड्रिवन बिजनेस है, तो वो उन प्लेसेस पे जितना नज़दीक से स्क्रैप आ सकता है निश्चित रूप से वो ज़रूर लाना चाहते हैं। बाकी जो कैपेसिटी को एड ऑन करने के लिए वो सारा इंपोर्ट होता है। सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नई चुनौतियों में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रजत अग्रवाल जी। आपने जैसे बताया कि आपने लेड मेटल से शुरू किया था, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये मेटल कितना इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए भी और एक आम लोगों के लिए भी, और इस कौन कौन से देश में इसका कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होता है? सो पूजा जी, लेड निश्चित रूप से 4th मोस्ट यूज्ड मेटल ऑन अर्थ है। स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर और फिर लेड, जिसका मेजर यूसेज कार, ऑटोमोबाइल बैटरीज में होता है, जहाँ एनर्जी स्टोरेज है जो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। सो टोटल ग्लोबली देखें तो 50% एनर्जी स्टोरेज के लिए लेड एसिड बैटरीज काम में आती हैं। दिस इज़ वन ऑफ द यूसेज। सेकेंड यूसेज उसका जितने भी प्लास्टिक के हीट रेजिस्टेंट स्टेबलाइजर्स हैं, सो प्लास्टिक इंडस्ट्री में इसका काफ़ी बड़ा यूसेज है। ट्राइबेसिक लेड स्टेरेट, डाइबेसिक लेड सल्फेट, लेड फॉस्फेट, ये सब हीट रेजिस्टेंट स्टेबलाइजर्स प्लास्टिक में काम में आते हैं। एंटी कोरोसिव पेंट का बेस है, लेड की एक बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है जो कि शील्डिंग करती है, ये एंटी कोरोसिव शील्डिंग। तो जितने भी मैराइन क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं पेंट्स की, वो सब लेड बेस्ड पेंट्स होते हैं। रेडिएशन शील्डिंग में लेड काम में आता है, जितने एक्सरे मशीन, न्यूक्लियर पावर प्लांट लेड के बिना नहीं चल सकते। और
टाइल्स की ग्लेजिंग में लेड काम में आता है। जो भी ग्लेजिंग है वो रेड लेड ऊपर पेस्ट होता है और वो लेड सिलिकेट बनाता है जो कि ग्लेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आर्म्स एंड एमिनेशंस में बॉल्स और बुलेट्स काम में आती हैं, ये लेड वहाँ काफ़ी काम में आ रहा है। मेटलर्जी में काफ़ी डिफरेंट यूसेज हैं, तो लेड पाउडर काफ़ी कंपाउंडिंग और मेटलर्जी में भी काम में आता है। तो इसके बहुत वाइड यूसेज हैं और ग्लोबली देखें तो चाइना इसको लीड कर रहा है लेड मार्केट को। 40% लेड का प्रोडक्शन कंजम्पशन चाइना में होता है और इंडिया भी काफ़ी पीछे है। हम खाली अभी 4.5% ग्लोबल लेड को हैंडल कर रहे हैं इंडिया में। अच्छा, आपका बिजनेस बहुत देशों में फैला हुआ है, आप ट्रैवल भी बहुत करते रहते हैं, तो आपको यहाँ के वर्किंग स्टाइल में और विदेशों के वर्किंग स्टाइल में क्या फ़र्क नज़र आता है? पूजा जी, मेजर फ़र्क है जो एक इंडस्ट्रियल अप्रोच इंडिया में और ओवरसीज़ में हर देशों में निश्चित रूप से काफ़ी फ़र्क है, बट मेजर डेवलप्ड कंट्रीज़ में पूरा फोकस वर्किंग पे होता है और अपग्रेडेशन पे होता है, टेक्नोलॉजी पे। जबकि इंडिया में हमारी काफ़ी एनर्जी बाकी इश्यूज़ को हैंडल करने में ज़्यादा लगती है, जो कि कोर फोकस बिजनेस इंडिया में जब भी रहते हैं तो वो कम होता है, अदर इश्यूज़ ज़्यादा हैंडल हो रहे होते हैं। और जब हम बाहर होते हैं तो वहाँ पूरा फोकस यहाँ होता है, वहाँ अदर इश्यूज़ बहुत कम दिखते हैं। तो वर्किंग में निश्चित रूप से फ़र्क है, बट इंडिया इज़ ग्रोइंग वेल, जहाँ ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम बहुत सारे स्टार्ट हो गए हैं और जीएसटी के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को अपना काफ़ी समय अपने वो बिज़नेस पे फोकस कर पाएगा बजाय कि अदर इश्यूज़ को हैंडल करने में। तो बेसिक जो आपके हिसाब से एक डिफरेंस है वो है कि वर्क पे फोकस वहाँ पे ज़्यादा कर पाते हैं बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस कम है, इंडिया में डिस्ट्रैक्शंस जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कुछ और सवालों के जवाब। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम नई चुनौतियों में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रजत अग्रवाल जी। रजत जी, अब हम अपने आखिरी सवाल पे आज चले हैं। हम आपसे ऐसा गुरु मंत्र जानना चाहेंगे जो आप हमारी युवा पीढ़ी को देना चाहेंगे। बिल्कुल पूजा जी, मैं खाली अपने लाइफ के अनुभव से ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हर युवा को अपना पैशन फॉलो करना पड़ेगा। उसको ये बिल्कुल नहीं देखना होगा कि उसका साथी उसके लेफ़्ट और राइट वो क्या कर रहे हैं, और उस भेड़ चाल में बिना सम्मिलित हुए अगर वो अपने पैशन को पूरी शिद्दत से जिएगा या जिएगी तो आई एम श्योर कि वो एक अपने अलग मुकाम को हासिल करेगी, नंबर 1। और नंबर 2, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पूरी शिद्दत से उसको मेहनत करनी पड़ेगी उस अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, और सक्सेस निश्चित रूप से वो बाय प्रोडक्ट है जो अपने आप फॉलो करेगी आपकी उस मेहनत और उस पैशन को लेके। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि अपने दिल की सुनो और अपने जुनून को फॉलो करो और मेहनत से पूरी शिद्दत के साथ उसको फॉलो करो, तभी आपके सपने साकार होंगे। आपका हमारे कार्यक्रम पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पूजा जी। अंत में ये कुछ लाइनें आज के हमारे गेस्ट के लिए समर्पित। मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ भी, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। तो ये थे ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर रजत अग्रवाल जी। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय आपके अपने चैनल डीडी राजस्थान पर एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।